सोचिए, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के किनारे खड़ी है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हर न्यूज चैनल पर न्यूक्लियर अटैक की चर्चा हो रही है और ठीक इसी समय एक वेदर रिपोर्टर लाइव टीवी पर अचानक ऐसी भाषा बोलने लगती है जिसे धरती पर कोई नहीं पहचानता। दूसरी तरफ एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपने ही कंपनी से दशकों पुराना सीक्रेट डेटा और एक रहस्यमय डिवाइस चुरा कर भाग रहा है। उसके पीछे ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पड़ी है जिसके पास सरकारों से ज्यादा ताकत और इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है। पहली नजर में इन लोगों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि इनके साथ आज जो कुछ हो रहा है इसकी शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी, जब ये दोनों सिर्फ बच्चे थे। तो आखिर एलियंस ने डैनियल और मार्गरेट को ही क्यों चुना? वॉर्डेक्स पूरी दुनिया से क्या छिपा रही थी? वो लाल बर्ड बार बार क्यों दिखाई देती है? और एंडिंग में एलियन के मैसेज को सुनने के बाद मार्गरेट सिर्फ एक शब्द क्यों कहती है, लिसन। आइए पूरी कहानी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। फिल्म की शुरुआत एक रेसलिंग स्टेडियम से होती है जहां हजारों लोगों की भीड़ के बीच डैनियल केलनर नाम का आदमी काफी घबराया हुआ बैठा है। उसके पास एक बैग है जिसमें वॉर्डेक्स कंपनी का चोरी किया गया सीक्रेट डाटा मौजूद है। वॉर्डेक्स के एजेंट डैनियल को स्टेडियम से बाहर ले जाती है जहां कंपनी का हेड नोआ उसका इंतजार कर रहा होता है। नोआ ने डैनियल के गर्लफ्रेंड जैन को किडनैप कर रखा है। उसका कहना है कि अगर डैनियल ने चोरी किया हुआ सामान वापस नहीं किया तो जैन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। डैनियल मजबूरी में अपना बैग उनके हवाले कर देता है। एजेंट्स को उसके अंदर एक खाली केस मिलता है, लेकिन जिस चीज की उन्हें असली तलाश थी वो डैनियल पहले ही अपने पॉकेट में छिपा चुका था। ये एक छोटी सी एलियन डिवाइस थी। डैनियल उसे हाथ में लेकर दबाने की धमकी देता है और पहली बार नोआ के चेहरे पर डर दिखाई देता है। उसे मालूम था कि ये डिवाइस कितनी खतरनाक हो सकती है। इसी डर का फायदा उठाकर डैनियल जैन को छुड़ाता है और दोनों वॉर्डेक्स की कार लेकर वहां से भाग निकलते हैं। जैन को अब तक पता नहीं था कि डैनियल ने क्या चुराया है या इतनी पावरफुल कंपनी उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। डैनियल रास्ते में ह्यूगो नाम के आदमी से कांटेक्ट करता है। ह्यूगो भी कभी वॉर्डेक्स में काम करता था, लेकिन अब कंपनी के खिलाफ जा चुका है। डैनियल को पहले सिर्फ डेटा और एलियन डिवाइस चुराने का काम दिया गया था, लेकिन अब ह्यूगो उसे कहता है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर दुनिया तक सच पहुंचाना है तो डैनियल को यह मिशन आखिर तक पूरा करना होगा। कुछ समय के लिए छिपने के इरादे से जैन उसे एक जगह ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैन कभी नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। उसने वो जीवन पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसका फेथ अभी भी उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। डैनियल और जैन दोनों ने एक दूसरे से कई जरूरी बातें छिपाई थी। जैन ने अपने धार्मिक पास्ट के बारे में नहीं बताया था और डैनियल ने छिपाया था कि वो वॉर्डेक्स के सीक्रेट्स चुराने की तैयारी कर रहा है। डैनियल बताता है कि वो बचपन से नंबर्स और पैटर्न्स को बाकी लोगों से अलग तरीके से समझता है। उसके हैकिंग स्किल की वजह से उसे कई साल जेल में भी रहना पड़ा था। जेल से बाहर आने के बाद वॉर्डेक्स ने उसे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर हायर किया। उसका काम कंपनी के सबसे खतरनाक सीक्रेट्स को बचाना था, लेकिन उन्हीं फाइल्स को प्रोटेक्ट करते करते डैनियल को समझ आया कि वॉर्डेक्स केवल नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा नहीं कर रही, वो एक ऐसे अपराध को छिपा रही है जो कई दशकों से चलता आ रहा है। दूसरी तरफ हमें मार्गरेट फेयरचाइल्ड दिखाई जाती है जो कैंसस सिटी के एक टेलीविजन स्टेशन में वेदर रिपोर्टर है। मार्गरेट अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ रहती है। वो वेदर रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर सीरियस जर्नलिज्म करना चाहती है, लेकिन फिलहाल उसकी जिंदगी नॉर्मल और थोड़ी अधूरी सी दिखाई देती है। एक सुबह उसके घर में एक लाल रंग की बर्ड आ जाती है। वो पक्षी मार्गरेट को बहुत अजीब तरीके से घूरती है। कुछ पलों के लिए मार्गरेट भी उसकी आंखों में देखती रहती है, जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के कोई कनेक्शन बन रहा हो। जैक्सन पक्षी को बाहर भगा देता है, लेकिन उसके जाते ही मार्गरेट अचानक रशियन भाषा में बोलने लगती है, जबकि उसने कभी रशियन सीखी ही नहीं थी। मार्गरेट को खुद याद नहीं रहता कि उसने दूसरी भाषा में कुछ कहा है। ऑफिस जाते समय एक पुलिस ऑफिसर उसे स्पीडिंग के लिए रोकता है। मार्गरेट उसकी तरफ देखते ही उसकी पर्सनल जिंदगी की बातें बताने लगती है। वो ऑफिसर की पत्नी, उनके न्यूबॉर्न बच्चे, दोनों की थकान और उस कप केक तक का जिक्र करती है जिसके बारे में ऑफिसर कुछ देर पहले सोच रहा था। मार्गरेट खुद नहीं समझ पाती कि वो ये सब कैसे जानती है। न्यूज स्टेशन पहुंचने के बाद उसकी पावर और तेजी से बढ़ने लगती है। वो कोरियन गेस्ट से कोरियन में बात करती है और अपने कलीग्स के मन में छिपी हुई बातें महसूस करने लगती है। इसके बाद लाइव वेदर ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। कैमरा चालू होते ही मार्गरेट अचानक फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें और आवाज में अजीब बदलाव आता है और वो क्लिक्स तथा सांस जैसे रहस्यमय आवाजें निकालने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी इंटेलिजेंस उसके जरिए बोल रही हो। स्टूडियो तुरंत एडवर्टाइजमेंट चला देता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट का एक हिस्सा पहले ही लाइव जा चुका था। क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और मार्गरेट बेहोश होकर गिर जाती है। दुनिया के लिए ये एक स्ट्रेंजर
मेडिकल इंसिडेंट था। लेकिन डेनियल जब उस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसे वो आवाजें बेकार का शोर नहीं लगती। उसे मार्गरेट की भाषा साफ समझ आती है। मार्गरेट कह रही थी जिस चीजों को तुम नहीं जानते उसे डरो मत। यही डेनियल और ह्यूगो समझ जाते हैं कि मार्गरेट का कनेक्शन भी एलियन से है। ह्यूगो हैरान था क्योंकि डेनियल ने खुद कभी वो भाषा नहीं सीखी थी। इसके बावजूद उसका दिमाग एलियन साउंड्स को मैथमेटिकल पैटर्न्स में बदल कर समझ पा रहा था। मतलब डेनियल अकेला नहीं था, मार्गरेट भी उसी बड़े प्लान का हिस्सा थी। ह्यूगो के लोग डेनियल और जेन को एक रिमोट फार्म हाउस के सेफ हाउस में पहुंचाते हैं। यहाँ डेनियल आखिरकार जेन को वो फाइल्स दिखाता है जिनकी वजह से पूरी वॉर्डेक्स उसके पीछे पड़ी हुई है। फाइल्स में कई दशकों पुराने वीडियोस थे। उसमें क्रैश स्पेसक्राफ्ट, एलियन बॉडीज और जिंदा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स दिखाई देते हैं जिन्हें सीक्रेट फैसिलिटीज में कैद रखा गया था। कुछ फुटेज में वॉर्डेक्स के लोग जीवित एलियंस पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स करते दिखाई देते हैं। डेनियल बताता है कि इंसानों को एलियन लाइफ के अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से पता चल चुका था, लेकिन इस सच को पब्लिक से छिपा दिया गया। वॉर्डेक्स ने एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके एडवांस वेपन्स और सर्विलेंस सिस्टम बनाए। धीरे धीरे ये प्राइवेट कंपनी इतनी पावरफुल हो गई कि दुनिया का सबसे बड़ा सच गवर्नमेंट से भी ज्यादा उसके कंट्रोल में चला गया। डेनियल पहले इसी डेटा की सिक्योरिटी संभालता था, लेकिन जब ह्यूगो ने उसे एलियन के साथ हो रही क्रुएल्टी दिखाई तो उसने तय किया कि ये इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। दूसरी ह्यूमैनिटी को सच जानने का अधिकार है। जेन इस डिस्क्लोजर को लेकर डरती है। उसकी सबसे बड़ी चिंता पॉलिटिक्स या वॉर नहीं बल्कि फेथ है। वो मानती है कि इंसान भगवान की सबसे महान क्रिएशन है। इसलिए उसके मन में सवाल उठता है कि अगर दुनिया को हमसे कहीं ज्यादा विकसित जीवों के बारे में पता चला तो क्या लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। डेनियल का जवाब काफी सख्त है। उसके अनुसार सच सामने आने के बाद दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी ये तय करना उनका काम नहीं। उनका काम सिर्फ सच को आजाद करना है। इसी बीच वॉर्डेक्स को मार्गरेट की वायरल क्लिप मिल जाती है। नोहा तुरंत समझ आता है कि मार्गरेट कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वॉर्डेक्स के एजेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और खुद को FBI ऑफिसर्स बताते हैं, लेकिन मार्गरेट अब लोगों के मन की बात पढ़ सकती थी। वो उनकी असली आइडेंटिटी समझ जाती है और जैक्सन के साथ हॉस्पिटल से भाग निकलती है। रास्ते में ह्यूगो उसे फोन करता है। मार्गरेट ह्यूगो को जानती तक नहीं थी, लेकिन वो उससे कहता है कि अपना फोन तोड़ दो और अपने अंदर महसूस हो रही दिशा को फॉलो करो। मार्गरेट को अचानक लगने लगता है कि उसे डेनियल तक पहुंचना है। उसे डेनियल का नाम, लोकेशन या फोन नंबर मालूम नहीं था, फिर भी उसका दिमाग उसकी तरफ खींच रहा था जैसे दोनों के बीच पहले से कोई अदृश्य रास्ता मौजूद हो। दूसरी तरफ नोहा वॉर्डेक्स की एलियन डिवाइस का इस्तेमाल करता है। यह वही टेक्नोलॉजी थी जिसकी एक डिवाइस डेनियल चुरा कर ले गया था। नोहा डिवाइस को पकड़कर डेनियल को माइंड में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन डेनियल का दिमाग उसे रोक देता है। इसके बाद नोहा जेन को टारगेट करता है। जेन अचानक अपने शरीर पर कंट्रोल खोने लगती है। उसे अपने सामने नोहा दिखाई देता है, जबकि नोहा असल में उसे कई किलोमीटर दूर वॉर्डेक्स फैसिलिटी में बैठा था। नोहा उसके दिमाग से फार्म हाउस तक पहुंचने वाला पूरा रास्ता निकलवा लेता है। इसके बाद वो जेन को एक नाइफ उठाने और डेनियल पर हमला करने का ऑर्डर देता है। इस सीन में पहली बार एलियन टेक्नोलॉजी और इंसानी सोच के बीच का फर्क दिखाई देता है। एलियंस ने ये टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और माइंड्स को जोड़ने के लिए बनाई होगी, लेकिन इंसानों ने उसी चीज को सर्विलेंस, टॉर्चर और कंट्रोल का हथियार बना दिया। मार्गरेट किसी तरह महसूस कर लेती है कि डेनियल खतरे में है। वो उसे वार्न करती है। वॉर्डेक्स के एजेंट्स फार्म हाउस पहुंचते हैं, लेकिन डेनियल और जेन उनकी कार चुरा कर भाग निकलते हैं। रास्ते में नोहा दोबारा जेन के माइंड को कंट्रोल करता है और जेन नाइफ लेकर डेनियल पर हमला करने बढ़ती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो नाइफ डेनियल को मारने के बजाय अपनी ही हथेली में भोंप देती है। दर्द की वजह से उसका माइंड नोहा के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। डेनियल और जेन पीछा कर रहे एजेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कार को पानी में गिरा देते हैं और खुद पास में छिप जाती है। कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं, लेकिन नोहा का फिजिक कनेक्शन अभी भी जेन के साथ बना हुआ था। एक मोटेल में डेनियल सारे साइन और लोकेशन डिटेल्स छिपा देता है ताकि जेन को खुद भी मालूम ना हो कि वो कहाँ है। जेन अपने हाथ बंधवा लेती है जिससे नोहा उसे दोबारा कंट्रोल करे तो वो कुछ ना कर सके। फिर भी नोहा उसके पैरों के जरिए मोटेल का एड्रेस लिखा कागज निकलवा लेता है। वॉर्डेक्स के एजेंट्स वहां भी पहुंच जाते हैं। डेनियल जेन को एलियन डिवाइस देकर बाथरूम के रास्ते भागने को कहता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है। उसे वॉर्डेक्स की सिक्योरिटी फैसिलिटी ले जाया जाता है। इसी समय मार्गरेट भी अपने पावर्स को बेहतर समझने लगी थी। वो केवल लोगों के थॉट्स नहीं पढ़ती थी, वो उनके डीपेस्ट मेमोरीज और इमोशंस महसूस करके उन्हें ऐसी इमेजेस दिखा सकती थी जो उनके लिए सबसे ज्यादा पर्सनल हो। मार्गरेट वॉर्डेक्स फैसिलिटी में घुसती है। नोहा उसे रोकने आता है, लेकिन मार्गरेट उसकी आंखों में देखते ही उसकी सबसे कमजोर मेमोरी पकड़ लेती है। नोहा को मार्गरेट की जगह
तब अपनी मर चुकी पत्नी दिखाई देने लगती है। वो इमोशनली फ्रीज हो जाता है और मार्गरेट को रोक नहीं पाता। मार्गरेट बाकी गार्ड्स के साथ भी यही करती है। किसी को अपनी माँ दिखाई देती है, किसी को बच्चा और किसी को खोया हुआ करीबी इंसान। मार्गरेट बिना किसी को मारे डेनियल को वहाँ से निकाल लेती है। यहाँ उसकी पावर का असली मतलब समझ आता है। उसकी ताकत वायलेंस नहीं, एम्पैथी है। वो लोगों को फिजिकली हराती नहीं है, वो उन्हें उनके अंदर छिपे इमोशंस का सामना करवाती है। भागते समय डेनियल और मार्गरेट अपने पावर्स के बारे में बात करती है। मार्गरेट बताती है कि उसकी एबिलिटीज वो पक्षी को देखने के बाद जागी थी। डेनियल को याद आता है कि उसके कॉलेज के समय उसने भी ऐसे ही पक्षी देखी थी। उसी के बाद उसका दिमाग नंबर्स को किसी यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह समझने लगा था। दोनों को धीरे धीरे एहसास होता है कि उनका कनेक्शन आज नहीं बना, ये शायद बचपन से उनके अंदर मौजूद था। ट्रेन के पास वर्टेक्स का एक एजेंट उनकी कार को टक्कर मारता है। डेनियल और मार्गरेट किसी तरह मूविंग ट्रेन पर चढ़कर बच निकलती है। इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद मार्गरेट का दिमाग ओवरलोड होने लगता है। वो कांपती है और उसे डर लगता है कि शायद उसे अपने पापा की तरह बीमारी हो रही है, लेकिन असल में ये पैनिक और हजारों इमोशंस एक साथ महसूस करने का असर था। डेनियल उसे शांत करता है। दूसरी तरफ जेन अपने फेथ को लेकर परेशान होकर नन से बात करती है। वो पूछती है कि अगर इंसान भगवान की सबसे महान क्रिएशन है तो एलियंस क्या है। नन उसे बहुत सिंपल जवाब देती है, हो सकता है इंसान धरती पर भगवान की सबसे एडवांस क्रिएशन हो, लेकिन पूरा ब्रह्मांड सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। इस जवाब से जेन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। उसे समझ आता है कि एलियंस का अस्तित्व भगवान को छोटा नहीं करता, बल्कि यूनिवर्स को और ज्यादा बड़ा बना देता है। आखिरकार ह्यूगो के लोग डेनियल और मार्गरेट को एक सीक्रेट वेयरहाउस में लेकर जाते हैं। वेयरहाउस के अंदर मार्गरेट के बचपन का घर हूबहू दोबारा बनाया गया था। उसका कमरा, फर्नीचर और उसका बेडरूम उसी तरह रखा गया था जैसा बचपन में था। ह्यूगो जानता था कि मार्गरेट ने अपने पास्ट की एक बहुत जरूरी मेमोरी दबा रखी है। जब तक वो उस मेमोरी का सामना नहीं करेगी, वो अपने एबिलिटीज पर दूसरा कंट्रोल नहीं पा सकेगी। मार्गरेट पहले उस सच को याद नहीं करना चाहती, लेकिन ह्यूगो उसे समझाता है कि वो और डेनियल एलियन के संपर्क में आने वाले सिर्फ रैंडम लोग नहीं है। दोनों को किसी खास पर्पस के लिए तैयार किया गया था। मार्गरेट एलियन डिवाइस पकड़ती है और डेनियल उसका हाथ थामता है। दोनों को धीरे धीरे बचपन की मेमोरी वापस आने लगती है। जब मार्गरेट छोटी थी, उसके कमरे के बाहर कई जानवर दिखाई दिए थे। वो पक्षी, डियर, फॉक्स, वो जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में गई थी। उसे दूर एक गर्म रोशनी और कहानी की किताब जैसी कॉटेज दिखाई दी, लेकिन वो कोई कॉटेज नहीं थी, वो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था। उसके अंदर एक छोटा सा लड़का पहले से मौजूद था। वो लड़का डेनियल था। एलियंस ने दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उठाया था। उन्होंने दोनों के दिमाग में अलग अलग एबिलिटीज एक्टिव की थी। डेनियल को मैथमेटिक्स और पैटर्न्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज समझने की शक्ति दी गई। मार्गरेट को लैंग्वेजेस, थॉट्स और इमोशंस समझने की शक्ति मिली। डेनियल प्योर लॉजिक था, मार्गरेट प्योर एम्पैथी। अलग अलग होने पर दोनों अधूरे थे, लेकिन साथ अगर वो एलियंस और इंसानों के बीच कम्युनिकेशन का ब्रिज बन सकते थे। इसलिए एलियंस ने उन्हें बच्चों के रूप में चुना होगा। बच्चों का दिमाग ज्यादा ओपन और एडेप्टेबल होता है। उन्होंने पावर्स उसी समय इनके अंदर डाल दी, लेकिन मेमोरीज दबा दी। वो पक्षी एक तरह का ट्रिगर थी, जिसने सही समय आने पर उनकी एबिलिटीज को दोबारा एक्टिवेट किया। यहाँ से ये भी साफ हो जाता है कि वो एनिमल्स असल में एलियन ही थे। ये उनके द्वारा भेजे गए फिजिक फॉर्म था। उन्होंने डरावनी शक्ल में आने की जगह फेमिलियर एनिमल्स का रूप लिया, जिससे बच्चे घबराए नहीं। लेकिन मेमोरी पूरी तरह वापस आते ही वर्टेक्स के एजेंट्स वेयरहाउस तक पहुंच जाते हैं। मार्गरेट एलियन डिवाइस और अपने पावर्स को मिलाकर एक बड़ी इल्यूजन क्रिएट करती है। वर्टेक्स के लोगों को वेयरहाउस खाली दिखाई देता है। जब ह्यूगो के दर्जनों लोग उनके सामने ही मौजूद होते हैं, एजेंट्स को आवाजें सुनाई देती है और हीट सेंसर पर लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आंखों के सामने सिर्फ खाली जगह होती है। इतनी बड़ी इल्यूजन क्रिएट करने की वजह से मार्गरेट और डिवाइस दोनों अपने लिमिट तक पहुंच जाते हैं। फिर भी पूरा ग्रुप इनविजिबल फायर ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है। उन्हें अब मार्गरेट का न्यूज स्टेशन जाना था। प्लान ये था कि डेनियल की सारी सीक्रेट फुटेज लाइव टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट की जाए। डेनियल कंट्रोल रूम में ड्राइव्स लोड करवाता है। दूसरे न्यूज चैनल्स को भी सिग्नल भेजता है, जिसमें ब्रॉडकास्ट केवल लोकल स्टेशन तक सीमित ना रहे, लेकिन लाइव जाने से ठीक पहले वर्टेक्स वहां पहुंच जाती है। नोवा बिल्डिंग की मेन इलेक्ट्रिसिटी और बैकअप जनरेटर दोनों बंद करवा देता है। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि इतने सालों की प्लानिंग और सैक्रिफाइस बेकार हो गई। तभी भीड़ के बीच से जेन सामने आती है। वो डेनियल की बचाई हुई एलियन डिवाइस मार्गरेट को दे देती है। ये केवल डिवाइस देना नहीं था, ये जेन के कैरेक्टर का फाइनल डिसीजन था। अब वो सच को अपने फेथ के खिलाफ नहीं मानती थी। उसके लिए एलियंस भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा थे जिसे भगवान ने बनाया होगा। मार्गरेट डिवाइस का इस्तेमाल करके स्टेशन की पावर वापस एक्टिवेट करती है। ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है।
मार्गरेट दुनिया को बताती है कि इंसान इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है। फिर डेनियल की ड्राइव से कई दशकों की फुटेज दिखाई जाती है, क्रैश्ड यूएफओस, एलियन बॉडीज, सीक्रेट मीटिंग्स और जिंदा क्रिएचर्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स। दुनिया भर के चैनल्स उस सिग्नल को उठा लेते हैं, लोग सड़कों पर रुक जाते हैं, गवर्नमेंट्स, आर्मीज और आम जनता सब टेलीविजन स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। जो दुनिया कुछ देर पहले न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही थी, वो अचानक एक ही शख्स के सामने शांत हो जाती है। लेकिन कई लोग फुटेज को फेक या एआई जनरेटेड बताते हैं। तभी ह्यूगो अपने आखिरी प्रूफ सामने लाता है, एक जिंदा एलियन। वो बहुत कमजोर था क्योंकि वॉर्डेक्स ने शायद लंबे समय तक उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एलियन धीरे धीरे मार्गरेट और डेनियल के पास आता है। वो डेनियल के कान में अपने क्लिकिंग लैंग्वेज में कुछ कहता है। डेनियल उस मैसेज को समझता है और मार्गरेट के कान में बताता है। मार्गरेट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वो कैमरे के सामने जाकर कहती है लिसन, और वहीं फिल्म खत्म हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलियन ने डेनियल से क्या कहा था। फिल्म इसका एग्जैक्ट जवाब जानबूझकर नहीं देती। हो सकता है लिसन एलियन के पूरे मैसेज का पहला शब्द हो और मार्गरेट उसके बाद दुनिया को बाकी मैसेज बताने वाली हो, लेकिन फिल्म का डीपर मीनिंग देखे तो शायद लिसन ही पूरा मैसेज है। पूरी कहानी में हर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए पैदा होता है क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। वॉर्डेक्स एलियंस को समझने की जगह उन्हें पकड़कर एक्सपेरिमेंट करती है। नोवा पूरी ह्यूमैनिटी को इनकेपेबल मानकर सच को कंट्रोल करना चाहता है। कंट्रीज एक दूसरे की बात सुने बिना वॉर की तैयारी कर रही है। डेनियल सच सामने लाना चाहता है, लेकिन शुरुआत में जेन के डर को नहीं समझता। जेन एलियंस को अपने फेथ के लिए खतरा मानती है क्योंकि वो दूसरी पॉसिबिलिटी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मार्गरेट की पावर भी केवल माइंड रीडिंग नहीं है, उसकी असली शक्ति सामने वाले इंसान को पूरी तरह महसूस करना है। इसलिए एंडिंग का लिसन केवल एलियंस की बात सुनने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे को सुनने का मैसेज है। उस चीज को समझने की कोशिश करना जिसे हम डरते हैं। फिल्म एलियंस को ह्यूमैनिटी का दुश्मन नहीं बनाती। असली खतरा इंसानों का डर, ग्रीड और कंट्रोल की भूख है। वॉर्डेक्स ने एलियंस की टेक्नोलॉजी हासिल की, लेकिन उनकी विजडम नहीं समझी। उनके पास माइंड्स को कनेक्ट करने वाली डिवाइस थी, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल माइंड्स को गुलाम बनाने के लिए किया। यही डेनियल और मार्गरेट दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। डेनियल इंफॉर्मेशन को डिकोड कर सकता है, लेकिन इमोशंस को मार्गरेट दुनिया तक पहुंचाती है। लॉजिक के बिना ट्रुथ समझ नहीं आता और एम्पैथी के बिना ट्रुथ स्वीकार नहीं होता। दोनों साथ मिलकर ही पूरा कम्युनिकेशन बनाती है। नोआ भी एक सिंपल विलेन नहीं है। वो दशकों से मानता आया था कि इतना बड़ा सच अचानक सामने आने से रिलीजन, गवर्नमेंट्स और सोसाइटी टूट सकती है। उसका डर पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने खुद को पूरी ह्यूमैनिटी की तरफ से फैसला लेने का अधिकार दे दिया। उसने मान लिया कि आम लोग सच संभाल नहीं सकते। स्पीलबर्ग का पॉइंट यही दिखाई देता है कि सच पर किसी गवर्नमेंट, कंपनी या पावरफुल ग्रुप का ओनरशिप नहीं होना चाहिए। खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरी दुनिया से उसकी रियलिटी छिपाना आखिरकार प्रोटेक्शन नहीं, कंट्रोल बन जाता है। जेन का फैद वाला एंगल भी फिल्म में सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। एलियंस का एग्जिस्टेंस उसके भगवान को खत्म नहीं करता, बल्कि उसकी सोच के बाउंड्री को खत्म करता है। पहले उसका फैद केवल इंसान और धरती तक सीमित था। एंडिंग आते आते उसका भगवान पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाता है। और वो पक्षी वो केवल पावर एक्टिवेट करने वाला ट्रिगर नहीं थी। पूरी फिल्म में एनिमल्स बिना बोले कैरेक्टर्स को देखते हैं और गाइड करते हैं। वो बस कम्युनिकेशन का सिंबल है जो वर्ड से पहले शुरू होता है, आइज, इमोशंस और प्रेजेंस के जरिए। एलियन शायद शुरू से यही सिखा रहे थे कि कम्युनिकेशन केवल भाषा नहीं होती, किसी दूसरे जीव को सच में देखने और महसूस करने की क्षमता भी कम्युनिकेशन है। फिल्म ये साफ नहीं करती कि डिस्क्लोजर के बाद दुनिया पीसफुल हो जाएगी। गवर्नमेंट्स गिर सकती है, रिलीजन को नए सवालों का सामना करना पड़ सकता है और वॉर्डेक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की सच्चाई सामने आने के कैओस भी हो सकता है। लेकिन एंडिंग ऑप्टिमिस्टिक है। पहली बार पूरी ह्यूमैनिटी अपने छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से नजर हटाकर एक ही दिशा में देख रही है। डिस्क्लोजर डे एलियंस के सामने आने का दिन नहीं था। एलियंस तो दशकों से मौजूद थे। ये वो दिन था जब इंसानों को आखिरकार देखने और सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए फिल्म का फाइनल मैसेज शायद यही है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी, वेपन्स या इंटेलिजेंस नहीं है, वो एम्पैथी है। क्योंकि जिस दिन हम किसी अनजान चीज को सिर्फ खतरा समझने के बजाय उसे सुनने की कोशिश करेंगे, शायद उसी दिन हम सच में एक एडवांस सिविलाइजेशन बन पाएंगे। और इसीलिए एलियंस की तरफ से ह्यूमैनिटी के लिए पहला मैसेज कोई धमकी, वार्निंग या साइंटिफिक फार्मूला नहीं था। वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, बोलना थोड़ा बंद करो और सुनो। ठीक है, तो भाई बस ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।